माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोटबुक्स को पेज नंबर 20 पे ओपन करिएगा और अपने साथ नोटबुक्स भी रखिएगा ताकि हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसको आप राइट डाउन करेंगे। इवन कि माइन्यूट इंफॉर्मेशन भी हो वो भी आप अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन करेंगे और आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे पास है पेज नंबर 20, ग्लोबल वार्मिंग का लास्ट पैराग्राफ। आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है द ऑब्जर्वेशंस। लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 20। नाउ लेट अस स्टार्ट। The observations and hydrological simulations from the Lidr and the Sindh rivers are showing increased discharge trends due to increase in glacier melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद है हाइड्रोलॉजिकल साइमुलेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस का मतलब सिंपली है कि जो हमारे पास एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने रिसर्च किया है दो रिवर्स के ऊपर। और वो दो रिवर्स कौन से है? लिदर रिवर और सिंध रिवर। इनके ऊपर उन्होंने जो है रिसर्च की है, इनके ऊपर उन्होंने स्टडी की है और उनको ये मालूम चला है कि इनकी वजह से मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस होती है इन रिवर्स की वजह से कश्मीर वैली में। अब ये ऑब्जर्वेशंस क्यों की जा रही है? ताकि हमें वाटर फ्लो का पता चल सके, हमें वाटर लेवल का पता चल सके और जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उनका पता चल सके, और जो स्नो कवर है या जो स्नोफॉल है उसमें कमी क्यों आ रही है। इसीलिए वो ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, इसलिए वो मुशाहिदे कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं इन दो रिवर्स के ऊपर। और ये रिसर्च, ये स्टडी कौन कर रहे हैं? एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि उनका काम है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद है हाइड्रोलॉजिकल साइमुलेशंस। हाइड्रोलॉजिकल साइमुलेशन का मतलब होता है सिंपल में कंप्यूटर के जरिए किसी कुदरती निज़ाम जैसे रिवर और ग्लेशियर का फर्जी खाका बनाना ताकि मुस्तकबिल के हालात का अंदाज़ा लगाया जा सके। यानी कि हमें ये पता चल सके कि ये जो रिवर्स है इनसे कितना वाटर इवापोरेट हो रहा है, इनसे कितना वाटर जो है वो फिर जो है कंडेंस होता है, कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है, और कितना पानी जो है वो फ्लो करता है अक्रॉस द अर्थ। जैसे कि हमें यहाँ पे पता चलता है रेनफॉल कितना होता है, इनफिल्ट्रेशन कितना होता है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जो हमारा पानी सरफेस के ऊपर होता है वो कैसे ज़मीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर बन जाता है। रन ऑफ, रिवर डिस्चार्ज, इसका भी पता चलता है हमें कि रिवर डिस्चार्ज कितना होता है। रिवर डिस्चार्ज मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर और एनी वाटर बॉडी। इवापोरेशन कितनी हो रही है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइमुलेशन के? इसके बेनिफिट्स ये है कि हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में इल्म हासिल हो और सैलाब के टाइम में हमें पता चल सके कि लोगों को कैसे इवाकेट करना है।
लोगों को कैसे उस जगह से निकालना है। और हमें ये पता चलता है फ्यूचर में वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, उसका अंदाज़ा लगता है। हमें एनवायरमेंटल प्लानिंग के बारे में पता चलता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे हमारी वाटर क्वालिटी के ऊपर असर डाल रहे हैं और वो कैसे हमारे सॉइल इरोजन के ऊपर असर डाल रहे हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास फ्रॉम द लिदर एंड द सिंध रिवर्स, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशंस की जा रही है, ये जो स्टडी की जा रही है, जो हाइड्रोलॉजिकल साइमुलेशन किया जा रहा है, किस पानी के ऊपर, लिदर वैली के पानी के ऊपर और सिंध रिवर के पानी के ऊपर, ये दोनों चीज़ें की जा रही है। आर शोइंग, और यहाँ से हमें ये पता चलता है ये दोनों रिवर्स जो है इनके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन की हमने, जो हाइड्रोलॉजिकल साइमुलेशन की हमने इसके ऊपर, ये हमें इस बात का जो है इल्म देते हैं। इंक्रीज डिस्चार्ज ट्रेंड्स, इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, डिस्चार्ज ट्रेंड्स, डिस्चार्ज ट्रेंड्स का मतलब होता है कि कितना वाटर जो है वो चेंज हो रहा है किसी भी हफ्ते में, किसी भी सीजन में, किसी भी ईयर में या किसी भी डेकेड में, यानी कि हाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस ओवर वीक्स, सीजन्स, ईयर्स और डेकेड्स। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि क्या वाटर की जो क्वांटिटी है, क्या वो इंक्रीज हुई है, क्या वो डिक्रीज हुई है, या पानी जो है वो अपने लेवल पे स्टेबल है। इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्रेंड्स। डिस्चार्ज का सिंपल मतलब होता है खारिज। ट्रेंड्स मीन्स तरीके, किन तरीकों से ये पानी जो है खारिज हो रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्लेशियर मेल्ट रन ऑफ, क्योंकि हमारा जो ग्लेशियर है उसमें जो ग्लेशियर मेल्ट रन ऑफ, ग्लेशियर मेल्ट रन ऑफ का मतलब होता है वाटर फ्लोइंग डाउन हिल, वाटर फ्लोइंग डाउन हिल फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियल आइस, यानी कि जो ग्लेशियर है उससे कितना पानी जो है वो नीचे की तरफ जो है वो बह रहा है, इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियर मेल्ट रन ऑफ। और इसमें भी जो है काफ़ी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, यानी कि ये जो ग्लेशियर से जो पानी पिघल रहा है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एंड द स्नो कवर हैज़ प्रोग्रेसिवली डिक्लाइंड, और जो स्नो कवर है मीन्स जो आइस हैज़ प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिव मीन्स लगातार, कंटिन्यूसली, डिक्लाइंड ये कम हुआ है, यानी कि जो स्नो है ये कम होता जा रहा है, यानी कि उतना स्नोफॉल अब नहीं हो रहा है। इन बोथ द बेसन्स, दोनों बेसन्स में, बेसन होता है एन एरिया वायर वाटर फ्लोज, यानी कि वो एरिया जहाँ पे पानी फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं बेसिन। यानी कि चाहे लिदर बेसिन हो या आपका सिंध बेसिन हो, यहाँ पे अब स्नोफॉल उतना नहीं हो रहा है जितना हो रहा था। सेवरल स्मॉल ग्लेशियर्स हैव disappeared completely in some areas. Several small glaciers, बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर्स जो है हैव डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर हो चुके हैं, मीन्स वो गायब हो चुके हैं कंप्लीटली, मुकम्मल तरीके से, इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में। थिकनेस ऑफ ग्लेशियर हैज रिड्यूस्ड बाय मोर देन 2/3। अब जो ग्लेशियर की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ग्लेशियर का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ ग्लेशियर एंड द बेड रॉक अंडरनीथ, यानी कि जो ऊपर बर्फ होती है उसकी सरफेस से लेकर नीचे जहाँ पे जो ज़मीन के ऊपर बर्फ होती है वहाँ का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं हम थिकनेस ऑफ ग्लेशियर। या सिंपल में आप बोल सकते हैं जो बर्फ़ है उसकी जो मोटाई है, सिंपल अल्फाज में समझने के लिए, वो कम हो चुकी है बाय मोर देन 2/3, तकरीबन 67% जो है ये कम हो चुका है।
ग्लेशियर्स की जो थिकनेस है वो कम हो चुकी है तकरीबन 67%. While most of the springs that are fed by the glaciers in the valley have also dried up. और इसके बाद हमें पता चलता है while most of the springs, जबकि जो ज़्यादातर स्प्रिंग्स हैं हमारे पास that are fed by the glaciers, यानी कि fed by means supported by या supplied by या sustained by, यानी कि ऐसे स्प्रिंग्स जिनका ओरिजिन ग्लेशियर्स के ऊपर होता था वो अब सूख चुके हैं. इन द वैली, वैली में हैव आल्सो ड्राइड अप, ये अब सूख चुके हैं. यानी कि ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर्स में अगर जो है इनकी थिकनेस में कमी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास स्प्रिंग्स निकलते हैं वो भी सूख जाएंगे. ये सारा जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूं कि आप मेरी क्लास में एंजॉय करते हैं. मज़ीद एंजॉय करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर. नाउ वी हैव क्लाइमेट चेंज हैज़ एन इम्पैक्ट. क्लाइमेट चेंज जो है, यानी कि जो क्लाइमेट जो है इसके ऊपर जो है वो चेंज आ रही है. हैज़ एन इम्पैक्ट, इसका असर पड़ रहा है. नॉट ओनली ऑन एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर ही असर नहीं पड़ रहा है. हाँ, एनवायरनमेंट के ऊपर भी असर पड़ रहा है, बट ऑल्सो ऑन सोसाइटी. लेकिन जो हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है. एंड इकॉनमी, और जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारी मईशत है, जो हमारा कारोबार है, जो हमारी इक्तिसादी हालत है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है. अब यहाँ पे हमारे पास है क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न्स. यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है और जो वेदर पैटर्न है उनमें शिफ्ट आ रहा है, उनमें चेंज आ रहा है. क्यों चेंज आ रहा है? उसके पास, हमारे पास कुछ वजह है. जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज आ रही है. जैसे हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से चेंज आ रही है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से चेंज आ रही है. एग्रीकल्चर और लैंड यूज की वजह से चेंज आ रही है. इंडस्ट्रियल एंड केमिकल प्रोसेस की वजह से चेंज आ रही है. टोपोग्राफी की वजह से चेंज आ रही है. ओशन करंट्स की वजह से चेंज आ रही है. वेजिटेशन कवर की वजह से चेंज आ रही है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से चेंज आ रही है. सोलर रेडिएशंस की वजह से चेंज आ रही है. लैटिट्यूड और आल्टीट्यूड की वजह से चेंज आ रही है. प्रिवेलिंग विंड्स जो होती है उसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज आ रही है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसकी वजह से चेंज आ रही है.